हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरा नाम है एडवोकेट पीयू रत्नानी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कि आपकी लाइनअप हो चुका है, 1 महीने से भी कम पड़ा है। चलिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन इन हिंदी, इंग्लिश हम लोग सभी में लेंगे यार, क्योंकि जो इंग्लिश वाले हैं उनको तो कहीं से भी पेपर मिल जाएगा। तो लेकिन जो भई हिंदी वाले हैं, उनके साथ क्यों नाइंसाफ़ी की जाए, ठीक है? अगर मेरी हिंदी में कहीं पर भी मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहले ही मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ, ओके? लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो हमारा ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन जय श्री राम, ठीक है? चलिए, मैं एडवोकेट पीयू रत्नानी आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है? डैश इज़ अ प्रोसेस वेयर इंटरेस्टेड पार्टीज़ resolve the disputes agreed upon the courses of action, bargain from an individual collected advantage and attempt to craft outcome which serve their mutual interest. अब देखो आपके ऑप्शंस है एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन, आर्बिट्रेशन, कंसलेशन एंड नेगोशिएशन। डैश की वह प्रक्रिया है जिसके तहत इच्छुक पक्ष विवादों के सुलझाते हैं, कार्रवाई के तरीकों पर सम्मत होते हैं, व्यक्तिगत का सामूहिक लाभ के लिए सौदेबाजी करते हैं और या ऐसे परिणाम तैयार करने का प्रयास करते हैं जो उनके पारस्परिक हितों के पूर्ति करते हैं। तो ऑब्वियसली नेगोशिएशन बातचीत जो हम ऑलरेडी देख चुके, द फंडामेंटल एम ऑफ लीगल एथिक्स टू मेंटेन ऑनर and dignity of the law profession to secure a spirit of friendly cooperation between the bench and the bar in the promotion of the highest standards of justice, to establish the honorable and fair dealings of the counsel with his client, opponent, and witness, to establish a spirit of brotherhood in the bar itself, and to secure the lawyers discharge their responsibilities to the community general. Whose statement is this? चीफ जस्टिस मार्शल की स्टेटमेंट है। कानूनी नैतिकता के मूल उद्देश्य कानून पेशे के सम्मान और प्रतिष्ठा के बनाए रखना, न्याय के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के बीच और बार के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना को सुरक्षित करना, सम्मानजनक और निष्पक्ष व्यवहार स्थापित करना है। अपने मोविकल इसे ये कहते हैं ना, मोविकल यानी कि एडवोकेट जो अपना होता है ना? तो आप यहाँ पर देखेंगे, आई एम सॉरी, प्रतिविधियों और गवाहों के साथ में परामर्श करने बार है, भाईचारे की भावना स्थापित करना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वकील आम और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करे, यह कथन किसके है? तो मुख्य न्यायाधीश मार्शल आपने देख लिया था। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड एन एडवोकेट कैन नॉट क्लेम अ लीन ओवर द लिटिगेशन फाइल entrusted to him for his fees. No professional can be given the right to withhold the returnable records relating to the work done by him with his client's matter on the strength of any claim unpaid remuneration. The alternative is a professional concern can resort to other legal remedies for such unpaid remuneration. Refer to the specific case. RD सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा। सुप्रीम कोर्ट के माना है कि एक वकील अपनी फीस के लिए उसे सौंपी गई मुकदमेबाजी फाइल पर ग्राहक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। किसी भी पेशेवर को अपने ग्राहकों के मामले में उसके द्वारा किए गए काम के संबंधित वापसी योग्य रिकॉर्ड को रोकने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। अवैधिक परिश्रमिक के लिए किसी भी दावे का विकल्प या संबंधित पेशेवर ऐसी अवैधिक परिश्रमिक के लिए अन्य कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है, विशेष मामले का संदर्भ ले। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये केस बता दिया, आरडी सक्सेना का जो केस है, ओके? तो ड्यू ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स हिज क्लाइंट इन डिटेल आउट इन विच बार काउंसिल, तो सेक्शन आप देखेंगे 11 to 33। एक वकील को अपने मुवक्किल के प्रति दे गए वितरण बार काउंसिल ऑफ इंडिया के किस नियम के दिए गए हैं? तो 11 से लेके 33 तक दिए गए हैं, ओके? Which section under Advocate Act deals with the disqualification enrollment? Section 24A में दिया गया है। अध्यक्षता अधिनियम 1961 के तहत कौन सी धारा नामांकन के लिए अयोग्यता से संबंधित है? धारा
24A हमने देख लिया, existence of the two suits by the parties litigating under the same title, one previously instituted which is pending at the present, and the other field later, wherein a matter in issue in the subsequently filed suit is directly and substantially in issue in the other, and the relief gained in the subsequent suit can effectively pass by the court of previous instance, which section of CPC decides the fate of the subsequently filed and its proceedings. तो सेक्शन नंबर 10 को बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप सीपीसी मुझसे पढ़ते तो ये धारा क्या, आप इस सेक्शन का एकदम पोस्टमार्टम कर देते, है ना। चलिए, हंसने की बात तो है ही। एक ही शासक के तहत मुकदमा करने वाले पक्षों द्वारा का मुकदमा की वास्तविक एक पहले से दायर किया गया था जो वर्तमान में लंबित है, और दूसरा क्षेत्र बाद में है जिसमें एक मामला बाद में दायर किया गया मुकदमे को मुद्दा है, और दूसरे सीधे और पर्याप्त रूप से मुद्दा है और राहत मिलती है। बाद में मुकदमे के दावा किया गया मामला पिछले उदाहरण के न्यायालय द्वारा प्रभावी ढंग से पारित किया जा सकता है। सीपीसी में कौन सी धारा बाद में दायर मुकदमा से उसकी कार्रवाई का भाग्य का फैसला करती है, तो धारा नंबर 10 की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए, where there is a mutual debt between the plaintiff and the defendant, one debt may be settled against another. This can be a statutory defense of the plaintiff action. It is called as set off. यार, मेरे पास ऑर्डर नंबर 8 पढ़िए तो बिल्कुल आपको पता होगा, और मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज एक बार देख लीजिएगा। चलिए, जहां वादी और प्रतिवादी के बीच आपसी रितूर्ण है, वहां एक रितूर्ण की निपटारा दूसरे रितूर्ण के विरुद्ध किया जा सकता है। यह वादी की कार्रवाई के लिए वैधानिक बचाव की सकता है और इसे कहा जाता है सेट ऑफ। ठीक है, एन अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट ओनली टेक्स अवे द पावर टू एलिनेट द प्रॉपर्टी। फैसले से पहले लगाव ही दूर ले जाता है संपत्ति का हस्तांतरित करने की शक्ति। ओके, चलिए, the three pillars of the foundation of every order of injunction rest: prima facie case, irreparable loss, balance of convenience। अगर नहीं है सीपीसी तो आपके तो केसेस भी नहीं होंगे यार, ये बात याद रखना। ये सारा का सारा इस पे डिपेंड करता है। Dash is unable to subordinate courts to obtain in non-appealable cases the opinion of the High Court in the absence of a question of a law, thereby avoid the commission of an error which would not be remedied later। तो रेफरेंस रिव्यू अगर पढ़ा है तो बिल्कुल पता होगा। डैश के उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय के गैर अपील योग्य मामले में कानून के प्रश्न का अभाव के उच्च न्यायालय के राज्य प्राप्त करने में समक्ष बनाना है, और इस प्रकार उस स्थिति को के होने से बचाव है जिस बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। तो संदर्भ का बिल्कुल मैंने आपको बता दिया कि रेफरेंस मुझसे पढ़िए तो डेफिनेटली आप यूं बताएंगे। चलो, who decides the decision of the several modes? He she will execute the decree। now decree holder, ठीक है, यह कौन तय करता है कि वह कई तरीकों में से किस तरीके से डिक्री निष्पादित करेगा, तो डिक्री धारक ही करेगा, डिक्री होल्डर। ऑर्डर नंबर 21 के वीडियोस पड़े हैं, देख लीजिएगा। where a party to suit regarding the information as to the facts of opposite party, he may administer to an adversary series of question, it is called as interrogatory। सवाल तो मैं पूछूंगी, सवाल 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 सवाल। चलिए, जहां मुकदमे का एक पक्ष विपरीत पक्ष से तथ्यों के बारे में जानकारी के संबंध में अपने प्रतिनिधि को प्रश्नों से एक श्रृंखला दे सकता है, तो इसे कहा जाता है पूछताछ। तो मैं भी पूछूंगी यार। डैश इज द सूट फाइल और बाय और अगेंस्ट वन ऑफ द persons on behalf of themselves others having the same interest in the suit is a representative suit। तुम नहीं जाओ, ऑर्डर 1 पढ़ो। रिप्रेजेंटेटिव सूट को कहां दिया गया, ऑर्डर 1 के उसमें। प्लीज बताओ, विक्की बताओ, आप सभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल बताएंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ देती हूँ। ओके, डैश एक से एक अधिक व्यक्तियों के द्वारा स्वयं को मुकदमे के समान हित रखने वाले अन्य लोगों की ओर से दायर किया गया मुकदमा, देखिए, प्रतिनिधि मुकदमा कहा जाता है। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द मैनेज ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन, रिसीवर। ऑर्डर 40, मुकदमे को लंबित रहने के दौरान संपत्ति की सुरक्षा, संरक्षण और प्रावधान के लिए न्यायालय ने द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति है रिसीवर। द प्रोविजन ऑफ सीपीसी relates to the suit of indigent person। ऑर्डर नंबर 33, ऐसा सीपीसी के तहत प्रावधान
जो निर्धन व्यक्ति के द्वारा मुकदमे से संबंध करता है, तो आदेश नंबर 33, आदेश नंबर 33, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 enables the condone the delay of the filing dash sufficient satisfaction of the appeal और एप्लीकेशन। यही तो हमारा लॉ पॉइंट है जिसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 न्यायालय के परात कारण के पर्याप्त संतुष्ट पर डैश दाखिल करने की देरी के माफ करने का समक्ष बनती है। तो अपील या आवेदन जो आप कोर्ट से करते हैं। लिमिटेशन प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर फाइलिंग द सूट ऑफ मॉर्गेटर टू रिसीव रिकवर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज 30 इयर्स। वो टीचर्स जो आप लोगों को बोलते हैं ना कि पीछे जाके आप वो शेड्यूल को चेक कर दो, तो बकवास बात है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, गिरवी रखी गई अचल संपत्ति का कब्जा वापस पाने के बरकर्ता द्वारा मुकदमा दायर करने की निर्धारित सीमा अविदा 30 वर्ष, जो मैंने आपको बता दिया। विच ऑफ द प्रोविजंस अंडर आईपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट दैट डील्स विद द रेलेवेंसी ऑफ ओपिनियन एक्सपर्ट, जो कि सेक्शन नंबर 45 एंड 46। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत कौन सा प्रावधान है जो विशेष व्यक्तियों को राय की प्रासंगिकता के संबंध है? तो धारा नंबर 45 और 46 कह रहा है, सॉरी, द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट में बी प्रूव आइदर बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। इसको नहीं पता तो आपने एविडेंस का ए भी नहीं पढ़ा है, बी भी आप नहीं जानते होंगे यार, ऑफ कोर्स। दस्तावेजों की सामग्री या तो साबित किया जा सकता है, तो प्राथमिक साक्ष्य या दात्विक साक्ष्य, जो कि सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बता रहा है। ओके, oral account of the contents of the document given by some person have himself, direct evidence, circumstantial best, तो secondary evidence बिल्कुल। अगर आपको secondary evidence लीड नहीं करते तो आपको कोई भी जेरोक्स कॉपी को एग्जिबिट कराने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती। कोर्ट आपको बोलेगी गेट आउट। अगर कोर्ट ऐसा करता है तो आप कोर्ट को एप्लीकेशन दे दो जो बिना सेकेंडरी एविडेंस लीड करते एग्जिबिट देता है। ठीक है, किसी दस्तावेज की सामग्री का मौखिक विवरण किसी भी एक व्यक्ति द्वारा किसी द्वारा दिया गया है जिसमें उसे स्वयं देखा गया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बताया था। डीएनए टेस्ट कैन नॉट बी रिबट द कंक्लूसिव प्रिजम्पशन इवेज अंडर सेक्शन 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। द पार्टीज कैन अवॉइड द रिगर ऑफ द कंक्लूसिव प्रिजम्पशन ओनली बाय प्रूविंग नॉन एक्सेस विद अ नेगेटिव प्रूफ इट वाज हेल्ड इन द केस। अभी शाहिक जो फखरुद्दीन वर्सेस शेख मोहम्मद का केस है, एआईआर 2006 आंध्र प्रदेश, पेज नंबर 48। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक आई एम गोइंग वेरी फास्ट बट आई हैव टू, क्योंकि आप लोगों को 100 क्वेश्चंस मेरे साथ में कंप्लीट करने हैं। चले, डीएनए परीक्षण भारतीय समक्ष अधिनियम की धारा 2 के तहत परिक्राप्लिक निर्णयधारक धारण का खंडन नहीं कर सकता है। पार्टियां केवल गैर पहुंचे साबित करके ऐसा निर्णय धारण का कठोरित से बच सकती है कि एक नकारात्मक प्रमाण है यह किस मामले में आयोजित किया गया। सिंपल शेख मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो केस है, साइटेशन यहाँ पे बता दिया मैंने। स्टेटमेंट ऑफ अ डेड पर्सन इज रेलेवेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ, यार डेथ स्टेटमेंट अगर हमने सेक्शन 32 नहीं पढ़ा है, डाइंग डिक्लेरेशन तो पढ़ो यार। मृत व्यक्ति को बयान किस प्रावधान से तहत प्रसिंग है? तो धारा 32 में ऑलरेडी बता दिया। विटनेस आर द आईज ऑफ यूज ऑफ जस्टिस हु स्टेटमेंट इज द बैथनेम का स्टेटमेंट है यार। चलिए, गवाह न्याय की आंख और कान है, यह कथन किसका है? तो मैंने आपको बता दिया, प्रत्यम। एन accomplice is an unworthy of credit unless he is corroborated in the material particulars is a presumption of fact। एक साथी तब तक श्रेय है, अयोग्य है, जब तक उसकी भौतिक विशेषताओं की पुष्टि नहीं हो सकती। तो तथ्य का अनुमान ये आपको मैंने बता दिया। पेटेंट एम्बिग्यूटीज इंटरप्रेटिंग डॉक्यूमेंट रेंडर्स इनक्यूरेबल, नॉन क्यूरेबल है, तो ये इनक्यूरेबल है, जिसको क्योर नहीं किया, जिसका इलाज ही नहीं हो सकता। दस्तावेजों की व्यवस्था के पेटेंट अपस्था इसे प्रस्तुत करती है, इलाज योग्य नहीं। प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ grounds, religion, race, place of birth, residence, language, and doing acts prejudicial to maintenance of harmony is an offense under the provision of Indian Evidence 153A। चलिए, धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच श्रुता के बढ़ावा देने का सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करने की भारतीय दंड संहिता अपराध 153A ऑलरेडी बता दिया। तो प्लीज ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन देखो ऐसे पूछे जाएंगे तो कहाँ बैठ के सोचोगे ना। जिस्ट ऑफ द ऑफेंस ऑफ द मीटिंग इन द माइंड्स ऑफ 120A, इस अपराध का सार मन का मिलन है। तो धारा 120A, A places a man with a fireman on the outlets of a building and tells B that they will fire at B if B attempts to leave the building. What is the offense committed by A or against B? तो wrongful confinement। A एक इमारत के आउटलेट पर
अग्नेयस्त्रों के यानी फायरमैन जिसको मैंने आपको बताया के साथ में पुरुषों को रखता है और बी से कहता है कि यदि बी इमारत छोड़ने के प्रयास करेगा तो बी पर गोली चला देंगे। तो ए द्वारा बी के विरुद्ध किया गया अपराध क्या है? क्या कौन सा अपराध किया है? तो उसने उसको गलत कारावास में तो कन्फाइन करके रखा है ना। ओके, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर द सेल इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 272। बिक्री के लिए इच्छुता खाद्य के में मिलावट दंडनीय है तो धारा 272। वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू डिफर अ पब्लिक सर्वेंट इज अ ड्यूटी कॉग्निजेबल है। नॉन टोलेबल ऑफेंस सार्वजनिक सेवक और उसके कर्तव्यों को विमुक्त करने के लिए स्वच्छता की गंभीर चोट पहुंचाना है तो संज्ञान और गैर जमावती अपराध है। ए ऑब्टेन्स अ from Z by saying that your child is in the hands of my grant and will he put to the death unless he sent to the rupees 10,000 रुपए, the offense is extortion। ए यह कह जेड जेड से सजा है आपका बच्चा मेरे ग्रांट के हाथों में है और अगर आपने हमें रुपए नहीं भेजे तो हम उससे मार डाले जाएंगे और 10,000 के अपराध है। तो ये हमने ऑलरेडी देखा कि जबरन वसूली का अपराध है, एक्सटॉर्शन का अपराध है। सीआरपीसी 1973 डील करता है अडॉप्टेड टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन जहां पर कन्फेशन 164 तो कन्फेशन यूं समझा जाएगा यार आप लोगों को 164 नहीं पता तो वीडियोस पड़े हैं यार देख लीजिएगा। रिक्वेस्ट। अपराध प्रतिक्रिया संहिता 1973 के तहत कौन सा प्रावधान मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृतिक और बयान दर्ज करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में? तो धारा 164 164 एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन फॉर द ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज एस्केप एन अटेम्प्ट टू एस्केप अ लॉफुल कस्टडी अंडर द सेक्शन इज सेक्शन 41 ई। अगर नहीं पता 41 के लेकर तो प्लीज आप 41 को स्टडी करें बिकॉज इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट और इसमें से क्वेश्चन 100% बनेगा। कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अगर वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है पुलिस के अधिकार उसके कर्तव्य और निष्पादन में बाधा डालता है या वो भाग गया तो भागने का प्रयास करता है किस धारा के तहत वह तो हमने देखा धारा नंबर 41 का ई जो है वो बोलता है द प्ली ऑफ बार्गेनिंग इज एप्लीकेबल ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंसेस विद पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years। प्ली बार्गेनिंग का केवल उन अपराधों को संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की सजा की अवधि जो तक है 7 वर्ष। Which provision of the code provides the indication as to the rule of against a double jeopardy? सेक्शन नंबर 300। संहिता के तहत कौन सा प्रावधान द्वारा खतरे के खिलाफ नियम के संकेत प्रदान करता है? तो धारा 300 if the accused chargeable a major offense but is not found guilty thereunder he can be convicted a minor offense if the facts are established and indicate that the minor offense has been if the facts established indicate that such minor offense has been committed it was upheld in the case। कौन सा केस था? स्टेट ऑफ हिमाचल वर्सेस तारा दत्त। यदि किसी अभियुक्ता पर किसी बड़े अपराध का आरोप लगाया गया है लेकिन वह दोषी नहीं पाया गया है तो उसे छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है यदि स्थापित तथ्य यह दर्शाते हैं कि ऐसा छोटा अपराध किया गया है किसी मामले में ड्रेस इतना सही ठहराया गया है। ठीक है इसे तो आप क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश राज्य वर्सेस बनाम यानी तारा दत्त का जो केस मैंने ऑलरेडी आपको बताया द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 195 is mandatory and non-compliance is initiate a prosecution and all other consequential orders in such the court upheld to C Munipan वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है। संहिता के धारा 195 के प्रावधान के अनिवार्य है कि इसका अनुपालन न कहने पर अभियोजन और अन्य सभी परिणामी आदेश शुरू किए जाएंगे। किसी मामले के न्यायालय ने इस बरकरार रखा। तो मैं आपको रियलिटी बता देती हूँ कि ऑलरेडी मैं इस केस को डिस्कस करके आई। ऑर्डर ग्रांटिंग एंड एंटीसिपेटरी बेल ऑपरेटिव ऑर्डर अरेस्ट का होता है। अग्रिम जमानत देने का आदेश प्रभावी हो गया है गिरफ्तारी पर। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर बाय अ ट्रस्ट। अभी देखो यहाँ पर है ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट को लेके पूछे जाएंगे तो देखो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी अच्छी करना कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इस बार जो है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर तैयार होने वाले हैं। तो प्लीज ट्राई दैट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आपको बहुत सारी चीजें पता हो। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द ट्रस्टी इन एरर ऑफ द पावर्स द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स एज पर सेक्शन 11 का 2। किसी ट्रस्ट द्वारा अपनी शक्तियों की गलती से या विशेष का उल्लंघन विश्वास का उल्लंघन में किया गया अनुवाद
विशेष के रूप में निम्नलिखित के अनुसार लागू नहीं किया जा सकता है, तो धारा 11 और उसका 2। ओके, अंडर 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड, तो सभी आप देख सकते हैं, रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग अ प्रोसीडिंग इन द कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम व्हिच द इंजंक्शन इज sought, टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी, टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंसल्टिंग प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसीडिंग ऑफ द क्रिमिनल मैटर। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। विशेष राहत अधिनियम धारा 41 के तहत निश्चितता की दी जा सकती है, तो इन्हीं सभी ये सब में आएगा। ओके, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग इंडिविजुअल civil rights and not for the mere purpose of enforcing a penal law, which provision brings under the provision section number 4। विशेष राहत केवल व्यक्तिगत नागरिक अधिकारियों को लागू करने का उद्देश्य है कि दी जा सकती है, न कि केवल दंडात्मक कानून लागू करने का उद्देश्य से कौन सा प्रावधान इस तरह से रोका लगता है। तो धारा नंबर 4, इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट द प्रीएम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस डैश एंड इज हैज बीन ओवररूल्ड इन द केस। तो ये जो वेरोवेरी यूनियन वर्सेस का जो केस था, केशवानंद भारती और वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस था, तो डेफिनेटली भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने द्वारा यहाँ मना किया कि डैश के मामले में प्रस्तावना संबंधित के हिस्से नहीं थी और इसे डैश के मामले को खारिज कर दिया गया है। तो बेरुबीरी वर्सेस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट द फॉलोइंग इंसर्टेड आर्टिकल, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंसर्ट किया गया था। संविधान 97 संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 19 आर्टिकल 1C के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों को डाला गया था, तो सरकारी समितियों को डाला गया था, जैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ द लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस वाज डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग केस, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज, वैध अपेक्षा के सिद्धांत पर निम्नलिखित मामले में चर्चा की गई थी। तो भारतीय खाद्य नियम जो मैंने आपको ये केस बताया, कॉर्पोरेशन वर्सेस कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज, ठीक है, कामधेनु मौशी चारा उद्योग। The Supreme Court in Salvi and others was a state of Karnataka held that compulsory brain mapping। अभी ये जो brain mapping, polygraphing test, और मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि अगर आपकी वाइफ है ना, उन लोगों का brain mapping टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि 125 डाइवोर्स पिटीशन तो ऐसे लगा जाती है जैसे फ्री फंड का केसेस चल रहे हैं। अरे तुम लोगों का ब्रेन मैपिंग और ये सारा हो ना, भले ही आर्टिकल 21 और 21 का वायलेशन है, तो क्या हुआ, ठीक है। सैल्वी और अन्य सर्वोच्च न्यायालय की वह कर्नाटक राज्य में माना कि अनिवार्य ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ परीक्षण और नार्को विशेषण संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेदों को उल्लंघन था। तो आर्टिकल 20 और 21 का उल्लंघन था, ठीक है। पैनिस एनुथियन इज परमिटेड इन द सर्टेन केसेस हेल्ड बाय अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कुछ मामले के निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति है। तो अरुणा रामचंद्र का जो केस है, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट दे शाल, when the purpose is accomplished, be returned or disposed according to which the direction of a person delivering them, what is the type of collected। तो बेलमेंट देखो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, आप लोगों को डिफिकल्ट थोड़े से लग भी रहे होंगे, मैं समझती हूँ, बहुत इजी भी है, खैर नॉट सो डिफिकल्ट पर है। किसी उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के माल की डिलीवरी एक अनुबंध पर की जाएगी। जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो उन्हें डिलीवरी करने वाले व्यक्ति के निर्देश के अनुसार वापस कर दिया जाएगा या उनका निपटान किया जाएगा। इस प्रकार के अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है, क्या कहा जाता है। तो आपने देख लिया, ठीक है। जमानत, द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज द एजेंट रजिस्ट्रेशन। तो आपका जो ये है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी कपल विद द ओनर ऑफ लीगल रिलेशन विद द प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड पर्सन, ठीक है। एजेंसी के अनुबंध के सार एजेंट है, तो मालिक के साथ में मिलकर प्रतिनिधि समता तीसरे व्यक्ति के साथ में प्रिंसिपल के कानूनी संबंधों का प्रभावित करती है। A contract is an agreement between two or more persons which is intended to enforce a law and is contracted the acceptance by one party and offer is made to him by the other party to abstain from him some act which whose statement is that। तो हाल्सबेरी की स्टेटमेंट है, एक अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक समझौता है कि जिसका उद्देश्य कानून द्वारा परिवर्तनीय होना है और यह एक पक्ष द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए कार्य या करने से दूर रहने के लिए दूसरे पक्ष द्वारा की गए प्रस्ताव को स्वीकार करने का द्वारा अनुबंधित
होता है, कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है। एक कथन किसका है? तो हैल्सबेरी का कथन है। A is a nephew who has been absconded from home and he sent his servant to trace his missing nephew. When the servant had left, has announced that anybody who has discovered the missing boy would be given a reward of rupees 500. The servant discovered the missing boy without knowing that the reward. When the servant came to know about the reward, he brought out action against the A to recover the same. But his action was failed. It was held that the servant who was not entitled to renew because the reward because he did not know about the offer and discovered the missing boy. Name of the case on the reading facts. तो ये लालमन शुक्ला वर्सेस दौरी दत्ता का केस जो है हम लोगों ने कॉलेज में भी पढ़ा हुआ होगा, है ना। एक के भतीजे अपने घर के फरार हो गया है। उसने अपने नौकर से अपने लापता भतीजे को पता लगाने का भेजा। जब नौकर चला गया तो उसने घोषणा की कि कोई भी उसका लापता लड़के को ढूंढेगा तो उसे रुपए के इनाम में दिए जाएंगे। 500 नौकर के इनाम जाने पर बिना लापता लड़के को ढूंढ लिया। जब नौकर को इनाम के बारे में पता चला तो उसने वसूली के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी, लेकिन उसकी कार्रवाई विफल रही। क्यों? यह माना गया था कि नौकर इनाम का हकदार नहीं था, क्योंकि जब उसे लापता लड़के का पता चला तो उसे प्रस्ताव के बारे में पता ही नहीं था। तथ्य पढ़कर मामले का नाम बताएं। तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। A debtor owes a several distinct debts to the same creditor and makes a payment to the insufficient to satisfy all the debts in the same case. A question arises as to a particular depth of the payment to be appropriated. Which section of the Contract Act does answer the question? Section 59 to 61. वेरी सिंपल है यार। अगर है ना, इसलिए तो मैंने आपको क्या कहा कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से पढ़ के जाइएगा। क्यों? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। चलिए लेट्स कम टू 51। सॉरी, एक सेकंड का ब्रेक लेना तो नहीं चाहती थी, थोड़ा सा गला सूख गया है ना। एक देनदार पर एक ही लेनदार का कई अलग अलग ऋतुण बकाया होता है और वह ऐसा भुगतान करता है कि जैसे सभी ऋतुओं को पूरा करने के लिए अपार्जित होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि किसी विशेष ऋतुओं को भुगतान विज्ञानोजित किया जाना है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अधिनियम कौन सी धारा के प्रश्न का उत्तर प्रदान करती है? तो धारा 59 से 61 ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया, और मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं समझ रहा होगा यार। बहुत मेहनत से मैंने इस क्वेश्चंस को बनाए हैं, तो हेल्प मी। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। Question number 52. What property can be transferred under Section 6 of Transfer of Property Act? An easement apart from the dominant heritage, an interest in the property restricted in its enjoyment of owner personally, a right to future maintenance whatsoever manner arising secured by the determination. So all the above is the correct answer. चलिए, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के तहत कौन सी संपत्ति हस्तांतरण नहीं की जा सकती है? तो ये सभी की सभी नहीं की जा सकती है। प्रमुख विरासत के अलग एक सुख सुविधा संपत्ति की रुचि मालिक के व्यक्तिगत आनंद तक सहमति है। किसी भी तरीके के उत्पादन सुरक्षित और निर्धारित भविष्य में रखा के अधिकार। ओके, तो सभी की जा सकती। और A transfers the property of which he is the owner to B to the trust for A is intended a wife successfully for their lives, and after the death of the survivor, the eldest son of the intended marriage for a life, and after the death of A's second son, can intercept creator for the benefit of the elder son to take effect. तो डेफिनेटली नो। ठीक है, क उस संपत्ति के जिसमें वह मालिक है। ख को क और उसकी इच्छित पत्नी के लिए उनके जीवन के लिए और उस उत्तरजीवी मृत्यु के बाद जीवन के लिए इच्छित विवाह के सबसे बड़े बेटे के लिए और उसकी मृत्यु के बाद हस्तांतरित करता है ए के दूसरे बेटे के लिए। क्या बड़े बेटे का लाभ के लिए बनाई गई रुचि प्रभावी हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, the commencement of the arbitral proceeding is not dependent upon the interrelief allowed to the denied under Section 9 of the Arbitration Conciliation Act 1996. Supreme Court of the case firm Ashok Trader versus and another versus Gurmukh Das Saluja and others. मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ पे गणपति का फेस्टिवल है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो इसलिए थोड़ा सा शोरगुल है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए यार। चलिए, मध्यस्थता कार्रवाई की शुरुआत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 6 के तहत अंतरिम राहत अनुमति के इनकार पर निर्भर कर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में ऐसा कहा है?
तो मैंने आपको मामला तो बता दिया, मामला एंड मामला इज फिट मामला। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विद, तो सेक्शन 22(3) है। हिंदू विवाह अधिनियम 1950 का कौन सा प्रावधान की सुलह करता है, तो धारा 23 का 2। विच ऑफ द सेक्शन ऑफ सीपीसी सेटलमेंट एंड डिस्प्यूट की बात करता है, सेक्शन नंबर 89। सिविल प्रक्रिया 1908 के अंतर्गत कौन सी धारा बाहर विवादों के निपटारे के संबंध, धारा 89। इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क कैन बी एनफोर्स थ्रू आर्टिकल 14 एंड 16। समान कार्य के लिए समान वेतन लागू किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 14 और 16 मैंने आपको बता दिया। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट shall be so exercised to ensure the compliance of the laws made under the parliament for existing, तो आर्टिकल 256। प्रत्येक राज्य की कार्रवाई शक्ति और प्रयोग के प्रकार किया जाएगा सांसद द्वारा बनाए गए कानूनों को नीच उल्लिखित किसी भी मौजूदा कानून के, तो मैंने आपको बता दिया आर्टिकल कौन सा है। जस्टिस रमन कमेटी रिलेट्स टू क्रीमी लेयर। ठीक है, ये जो है ये क्रीमी लेयर की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का 131। सर्वोच्च न्यायालय का मूल्य क्षेत्रीदार निम्नलिखित अंतर्गत निपटाया गया है, तो आपको मैंने बता दिया। लॉज डायरेक्टेड द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग अपॉन दी, आर्टिकल 141। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के उल्लिखित सभी न्यायालयों पर बंधकारी होंगे, तो आर्टिकल 141। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल यूटिलारिज्म एज द प्रोपाउंडेड आइदरिंग लॉ इज मीन्स ऑफ सोशल एंड। ठीक है, प्रतिपादित समाधिक उपयोगिक की संज्ञात के अनुसार कानून के सामाक्षिक लक्ष्य है। ऑब्स्ट्रक्शन पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्जिंग ऑफ द पब्लिक फंक्शन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, लोक सेवक उसके सार्वजनिक कार्य के निर्धारण, ये बता दिया मैंने। कंपनसेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम अंडर लॉ रिलेट्स टू सेक्शन 357। आपराधिक कानून के तहत अपराध पीड़ित की मुआवजा को संबंधित धारा 357 में मिलेगा। व्हाट पर्सन में बी चार्ज जॉइंटली ट्राइड अंडर द 223 ऑफ सीआरपीसी, तो सारे के सारे इसमें आ गए। सीआरपीसी की धारा 223 के तहत किन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है, तो एक मुकदमा चलाया जा सकता है, तो इन सभी में मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेटरी इवैल्यूएशन एंड ट्रेड यूनियन, तो रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियंस की बात कर रहा है। टीचर इज नॉट अ वर्कमैन फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्कमैन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, तो इसको मिस सबरमाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा दमन जो हमारे यहाँ है, तो महाराष्ट्र आइए, गोवा घूम के जाइए। एक शिक्षक के उद्योगों में 1947 के तहत कर्मकार किस श्रेणी में आने वाला कर्मकार नहीं है, इसे किस मामले में बरकरार रखा जाएगा। ठीक है, द टाइप ऑफ डिसेबलमेंट इवेस्ट under the Employee Compensation Act that reduces the capacity of work employment similar to the performing accident permanent partial की बात कर रहा है। The contribution of payable of ESI respect to the employees contribution payable by the employer and employee, किसी कर्मचारी के संबंध में ESI अधिनियम के तहत देय योगदान शामिल होगा, तो नियुक्ति और कर्मचारी द्वारा की योगदान। Which provision of the Industrial Dispute Act 1947 guarantees a workman lay down on the claim of compensation, तो सेक्शन 25C की बात कर रहा है। आद्युक्ता विवाद अधिनियम 1947 के तहत कौन सा प्रावधान नौकरी से निकाले गए श्रमिक को मुआवजा देने की बात कर रहा है, तो धारा 25C कर रहा है। नेचुरल लॉ ऑफ आइडिया, देयर इज ऑप्शन ए रैशनल ऑब्जेक्टिव लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव रूलर। प्राथमिक नियम यह विचार है कि विवादों शासकों शक्ति के लिए संस्थागत उद्देश्य सीमाएं के बारे में बताया गया है। एचएलए हार्ट्स नेम इन द एसोसिएशन विद द बुक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। एचएलए हार्ट का नाम पुस्तक से जोड़ा गया है, तो कानून और अवधारण के बुक से। सेक्शन 9 ऑफ डील क्या करता है, रेस्टिट्यूशन। आपको मैं बता दूं कि हिंदू नियम अगर सेक्शन 9 जो है, जो मर्द है जो बेचारे फंसे हुए हैं वो तो इसी सेक्शन को करते रहते हैं, और डाइवोर्स के लिए तो दूर दूर बैठे रहते। डॉटर इज इक्वेटेड विद द सन विद रेफरेंस टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। संयुक्त परिवार की संपत्ति संदर्भ बेटी के बराबर माना गया है, तो हिंदू अधिनियम जो है अपना 2005। मुबारक, एक्चुअली इसको मुबारकनामा कहते हैं, जिसको डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सेक्शन 2 में दिया गया है। मुस्लिम कानून के तहत मुबारकनामा तात्पर्य क्या है, आपसी सहमति से विवाह विच्छेद यानी कि डाइवोर्स। द डिस्प्लेटरी एक्शन सेक्शन 10 ऑफ इंडियन डाइवोर्स एक्ट वाज रिमूव्ड बाय द सब्स्टिट्यूटिंग इंडियन डाइवोर्स एक्ट 2001। भारतीय तलाक अधिनियम के धारा 10 के भेदभावपूर्ण पहलुओं को किस द्वारा नई धारा के प्रस्तुत करके हटा दिया गया था, तो मैंने आपको बता दिया। ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ कंपनी वाज स्टॉप टेम्पररी इन द व्यू ऑफ ट्रेड डिप्रेशन विद एन इंटेंशन टू कंटिन्यू द सेम ऑफ द कंटेंट्स इंप्रूव अ पिटीशन वेदर प्रेफर्ड, तो लायबल टू बी डिसमिस। ठीक है, उसको व्यापारिक मंदी को देखते हुए कंपनियों को व्यापारिक गतिविधियों के आपस्ता रूप के इरादे के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। तो अमालगेशन ऑफ द कंपनीज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट डेल्ट विद सेक्शन 396 राष्ट्रीय हित के कंपनियों के लेकर निम्नलिखित अंतर्गत किया गया है, तो कंपनी अधिनियम 396 अंडर 171 ऑफ कंपनीज एक्ट मीटिंग कंपनी इज कॉल्ड अंडर नोटिस राइटिंग नॉट लेस देन 21 एज। कंपनी की धारा जो है, कंपनी की जो धारा 171 के तहत यहाँ पे पता है कि कंपनी के सामने बैठक कम से कम लिमिट की सूचना देकर बुलाई जा सकती है, तो 21 दिन में
ओके, अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड नंबर ऑफ कितने मेंबर्स? 50। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सदस्यों की संख्या कितनी सीमित कर दी गई है? 50। कंट्रीब्यूटिव ऑफ नेग्लिजेंस का मतलब है फेलियर बाय अ पर्सन टू यूज अ रीजनेबल केयर ऑफ सेफ्टी आइदर बाय हिमसेल्फ और प्रॉपर्टी। आदेशीय लापरवाही का अर्थ है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी या अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उचित देखभाल करने का विफलता। ओके, whether enterprises engage the hazardous is inherently dangerous actively harm the results to anyone on account of an accident in the operation. Such hazardous inherently dangerous activity resulting, for example, in the toxic gas enterprise, strictly absolutely liable for compensation to accident. Such exception for a visa, that is sorry vis visa, the tortious principle of strict liability। तो ये श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स का केस था, काफी इंपॉर्टेंट है। इस केस को बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। मेरी तो आपको ये सलाह हुई, जहां कोई उद्यम किसी के खतरनाक और स्वाभाविक रूप से खतरनाक गतिविधियों को लगा हुआ है और ऐसी कोई खतरनाक या स्वाभाविक रूप से खतरनाक गतिविधियों का संचालन दुर्घटना के कारण किसी भी नुकसान होता है, उदाहरण के लिए जहरीली गैस या का निक्स या फिर उद्यम शक्ति और पूरी तरह से दुर्घटना का प्रभावित भी लोगों को मुआवजा देने के लिए उदारित और ऐसी दायित्व किसी भी उत्पादन अधिनियम के लिए सहायता की गई है। तो ये श्रीराम मैंने आपको बता दिया जो केस है। और टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग व्हिच इज अ रेमेडी फॉर द एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एक्सक्लूसिवली। तो जो हमारा सालमेंट है उसने ये स्टेटमेंट दिया है। एक अभिकृता एक नागरिक गलती ऐसी जिसके लिए उपाय अभिनिश्रेति के लिए एक कार्रवाई और विशेष रूप से उल्लंघन या एक ट्रस्ट या उल्लंघन के रूप में तो सालमन ने किया है। सेक्शन 20 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 189 जो है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द लॉ। ओके, धारा 20 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को मोटर व्हीकल अधिनियम के धारा 189 के दंडनीय अपराध को दोषी ठहराया जाता है तो अदालत में आम तौर पर उसके लिए आदेश जो है अधिनियम के तहत आयोगता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 1987 में दिया गया है। अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ज्यूरिसडिक्शन डिस्ट्रिक्ट फोन को 20 लाख रुपीस की उपयुक्त शासन अधिनियम के अंतर्गत जिला फोरम को क्षेत्र अधिकार रुपए के अधिक नहीं होना चाहिए तो 20 लाख रुपए है। The second principle of rule of AVDC, equality before the law, a quasi judicial authority violates the principle of naturalist hereditary लगाया जाता है। ठीक है, a seven member of a branch of Supreme Court anonymously struck down in 323A 3D of Article 323B of the Constitution relating to the tribunals, okay, which has excluded the jurisdiction of High Court and the Supreme Court. The court held that the power of judicial review over the legislative avoid is vested in the High Court of Article 226 and the Supreme Court Article 30 to the integral part of the basic structure of the Constitution. The Lal Chandra Kumar and Union of India का केस है। Accepting the satisfaction of performance accord and satisfaction, जब दो पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हार्डले वर्सेस बैक्सलेट का केस आता है। जब कोई मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, जब पर्सन अग्री होता है तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने हैं। ओके, चलिए, अ सॉलिसिटर सोल्ड अ सर्टेन प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी को वन क्लाइंट को बेचा है और सब्सिक्वेंटली उसने दूसरे को बेच दिया जो ओवर वैल्यू है, तो ये अगर हम उसको अनुचित प्रभाव करके उसको प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो दैट इज नॉट लॉ, है ना। लॉ के अंदर वो तो सजा देनी चाहिए ना उसमें। तो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ इंश्योर दैट lay down except come to a pass what has been promised to be performed, whose statement, तो एंसन का स्टेटमेंट था ये। intention to create a legal obligation to clear a conduct of the parties which among the popular cases deal with, तो Balfour versus Balfour, ये तो केस आप बच्चे बच्चे जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉफुल एक्ट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस टू एनी अदर पर्सन, ठीक है, ये आपका केस है। और दूसरा केस है, ये बोलता है राघव ओज अ मुरली 10,000 रुपया एंड डेप्ट टाइम बाउंड हो चुका था और उसमें 4500 का अकाउंट डेप्ट था, तो साइन किया अगर डॉक्यूमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। एन एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, रिनाउंसिएशन बाय द एजेंट, कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस, तो ऑल ऑफ द अबाव। ठीक है, विच टाइप ऑफ अ लॉस इज नॉट कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडेंटिटी लॉस अराइजिंग फ्रॉम द एक्सीडेंट्स, किस प्रकार की हानि समृद्धि का अनुभूत शामिल है? तो समृद्ध आग जैसी दुर्घटना होने वाली होगी। चलो, आई हैव एंडेड द 100 क्वेश्चन जस्ट इन 40 मिनट्स। मैंने आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है। अगर मेरी वीडियो को आप अच्छा समझते हैं और आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एआईबी को लेकर और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स लेके आऊंगी और आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगी। चलिए, नमस्ते, फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।